नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। यूपी ट्रिपल एस सी वन दरोगा का एग्ज़ाम होने जा रहा है 30 अप्रैल को, और उसके लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे। यूथ का प्रैक्टिस सेट है। आज जो नंबर है प्रैक्टिस सेट का वह है नंबर 3। इसका हम लोग देखते हैं। 100 प्रश्न है इसमें, और 100 प्रश्न आपके एग्जाम में भी आएगा। पहला प्रश्न है, पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग ये पेपर बना हुआ है। यूथ का प्रैक्टिस सेट है, अच्छा प्रैक्टिस सेट है। इसको हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आप सब इसको देखिए। इसकी स्थापना वर्ष 2010 में हुई थी। सब जानते हैं इसकी स्थापना वर्ष 2010 में हुई थी। यह पर्यावरण संरक्षण तथा वनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान में शामिल है। तो यह भी सही है। यह व्यक्तियों और संपत्तियों को हुई हानि के लिए राहत और मुआवजा देने पर विचार कर सकता है। तो यह भी सही है। उसके बाद, यह सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं से बंधा हुआ है। यही गलत है। एक बात और बता दें, एनजीटी के बारे में एक प्रश्न और बन सकता है। एनजीटी की स्थापना किस पंचवर्षीय में हुआ था, तो ऐसा पूछा जा सकता है। 2010 में तो हुआ था। 2010 में कौन सी पंचवर्षीय थी, तो वह थी 11वीं पंचवर्षीय थी। तो यह भी याद रखेंगे। दूसरा प्रश्न है, स्टॉकहोम में प्रथम बार पर्यावरण पर संगोष्ठी किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1968। इस पर ध्यान देंगे, बहुत से लोग 1972 मार देंगे, लेकिन जो प्रथम बार पर्यावरण पर संगोष्ठी हुई वह 1968 में हुई। उसके बाद 1972 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इसको याद रखेंगे। तीसरा प्रश्न है, इसमें टिक लगा दे रहा हूँ आईएमपी का। तीसरा प्रश्न है, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी सहचर हैं। तो लाइकेन के बारे में हमेशा प्रश्न पूछा गया है। एक किसके सहजीवी सहचर हैं, तो शैवाल और कवक के। याद रखेंगे, यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मिलान करना है। 4 जैव मंडल आरक्षण क्षेत्र हैं और उनकी अवस्थिति है। नोक्रेक सब जानते हैं, मेघालय में है। ए का 3 जिसमें होगा वही राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। मानस आप सब जानते हैं, असम में है। उसके बाद दिहांग और दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है, और अगस्मलाई केरल में स्थित है। याद रखेंगे, ऐसे प्रश्न एग्जाम में कई देखने को आपको मिलेंगे। पारिस्थितिक संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। एल्टन द्वारा, बेनेट द्वारा, बर्कले द्वारा, या फिर रेटजेल द्वारा। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह है बेनेट द्वारा। बेनेट द्वारा ही सबसे पहले पारिस्थितिक संक्रमण अवधारणा का प्रयोग किया गया था। और यह प्रयोग कब किया गया था, 1976 ईस्वी में। 1976 में बेनेट द्वारा पारिस्थितिक संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। छठा प्रश्न है, झील पारिस्थितिकी में पोषक तत्वों के प्रचुरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा उसे बोलेंगे यूट्रोफिकेशन। झील पारिस्थितिकी में पोषक तत्वों के प्रचुरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जल में अजैविक एवं जैविक पोषक तत्वों के सांद्रण में अधिकता आ जाती, काफ़ी वृद्धि हो जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। याद रखेंगे, यह प्रश्न भी कई बार एग्जाम में आया हुआ, महत्वपूर्ण है। 7वां प्रश्न देखेंगे, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है। गाय, मोर, बाघ, या फिर हरे पौधे हैं। आप सब जानते हैं हरे पौधे इसका उत्पादक घटक है। 8वां प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति को कब शुरू किया गया। राष्ट्रीय वन नीति कब शुरू हुई थी, 1988 में राष्ट्रीय वन नीति एक आई थी। याद रखेंगे, उससे पहले 1952 में आई हुई थी। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। 9th का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हमेशा सीधा होता। जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वह हमेशा सीधा होता है। यह प्रश्न भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। 10वां प्रश्न है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा किए गए कतिपय उपबंधों के अधीन होने के सिवाय निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी का शिकार नहीं किया जा सकता। कि कौन से इन तीनों में कौन से प्राणी का शिकार नहीं किया जा सकता है, तो घड़ियाल, इसका भी शिकार नहीं किया जा सकता है। भारतीय जंगली गधा, इसका भी नहीं किया जा सकता है। और जंगली भैंसा। तो जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, इन तीनों में किसी का भी शिकार नहीं किया जा सकता है। 11 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा
राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिक विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई? भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिक विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1992 में। 1992 में राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिक विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा किया गया। हम लोग इसके बाद बात करेंगे 12 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। उपयुक्त युग्म में कौन सा सुमेलित है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से क्या गंगा नदी जाती हैं? तो मुझे तो नहीं लगता कि जाती हैं। तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से आपको बता दूं गंगा नदी नहीं जाती है। कौन जाती है? रामगंगा। इसीलिए इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क करने की भी बात होती है और कुछ समय के लिए रख भी दिया गया था काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें तो इसमें से कौन सी नदी होके जाएगी? इसमें से होके जाती है ब्रह्मपुत्र नदी। काजीरंगा से कौन सी नदी होके जाती है? ब्रह्मपुत्र होके जाती है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान से क्या कावेरी होके जाती है? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें तो यह केरल राज्य में अवस्थित है और इस उद्यान से कुंती या कुंती पुझा, यह भी गलत है, कुंती पुझा नदी प्रवाहित होती है। तो तीनों ऑप्शन इसमें गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है देखना है। राष्ट्रीय उद्यान अंशी राष्ट्रीय उद्यान। अंशी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान सब जानते हैं मध्य प्रदेश में स्थित है। तो भीतरकनिका क्या झारखंड में स्थित है? बिल्कुल नहीं। भीतरकनिका कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। उसके बाद बिशन राष्ट्रीय उद्यान त्रिपुरा में स्थित है। बिल्कुल सही है। बिशन राष्ट्रीय उद्यान बहुत कम सुना होगा लोगों को, तो बिशन राष्ट्रीय उद्यान पर ध्यान दे लेंगे, यह पूछा जा सकता है। बाकी तो अंशी आप लोग सुनते रहते हैं, बहुत सारे एग्जाम पूछा गया है। बांधवगढ़ सुनते रहते हैं, भीतरकनिका बहुत फेमस है, लेकिन बिशन उतना फेमस नहीं है। तो बिशन अगर आ गया तो आप नहीं कर पाएंगे। तो बिशन राष्ट्रीय उद्यान त्रिपुरा में है और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? उड़ीसा में स्थित है। 14 नंबर प्रश्न के बारे में बात करेंगे। निम्न में से किस राष्ट्रीय पार्क अथवा अभ्यारण्य का कुल क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल 1171 वर्ग किलोमीटर है? इस टाइप का प्रश्न आ जाएगा तो करना तो सबके लिए मुश्किल हो जाएगा जाहिर। तो ये तो फिर वही होगा कि आप अंदाज के तुक्का लगाएंगे। इस टाइप अगर प्रश्न आता है तो ऐसे प्रश्न जल्दी आते नहीं हैं। द ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क, इसका जो है क्षेत्रफल वह है 1171 वर्ग किलोमीटर और यह कहाँ पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। 15 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित युग्म में सुमेलित नहीं है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान सुमेलित है कर्नाटक में। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य सुमेलित है असम में। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? केरल में। ये भी सुमेलित। तो क्या सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है? बिल्कुल नहीं। सिमलीपाल जो राष्ट्रीय उद्यान है वह है उड़ीसा में। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण हो सकता है सिमलीपाल भी। फिर विचार करना 16 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना। नोक्रेक जैव मंडल रिजर्व गारो पहाड़ियों पे हैं? बिल्कुल सही है। लोकटक या लोकटक बोलते हैं, क्या यह बरेली क्षेत्र में है? तो लोकटक है कहाँ पे है? लोकटक है यह मणिपुर में। तो मणिपुर हिल्स पे स्थित है, बरेली क्षेत्र पे नहीं स्थित है। यह मणिपुर में स्थित है और मणिपुर हिल्स पे स्थित है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान क्या डफला पहाड़ियों पे हैं? तो नामदफा जो राष्ट्रीय उद्यान है वह मिसमी तथा पटकाई बूम पहाड़ी पर स्थित इन क्षेत्रों के मध्य, डफला पे नहीं है, मिसमी तथा पटकाई बूम पहाड़ी के क्षेत्रों के मध्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक सही है। 17 नंबर में है राष्ट्रीय वन और अभ्यारण्य है, इनको राज्यों से मिलाना है। तो हम लोग इसमें देखते हैं सबसे आसान कौन है। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य देखें तो सब जानते हैं हरियाणा से संबंधित है। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ से संबंधित है? हरियाणा से। डी में 2 जिसमें होगा वही राइट आंसर होगा। तो जिसमें 4 हैं वो तो पहले ही डिलीट हो जाएंगे। अब हम देखते हैं नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान भी तब सब जानते हैं, जिसका अभी वह बाद में नाम रख दिया गया था राजीव गांधी राष्ट्रीय। तो अगर देखा जाए नागरहोल के बारे में तो यह 4 से सुमेलित हो जाएगा। बी का 4 जिसमें होगा, बी में 4 अगर देखा जाए तो दोनों में है जो बचे हुए, सी में भी है बी में भी है। उसके बाद अगर हम देखें कांगेर घाटी को देखें तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय वन छत्तीसगढ़ में स्थित है।
कांगेर घाटी राष्ट्रीय वन छत्तीसगढ़ में अगर ए में 1 जिसमें सही है, राइट आंसर वही हो जाएगा। तो ए में 1 किस में सही है, ए का 1 है। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, कुगती वन्यजीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में स्थित है और सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य हरियाणा में स्थित है। आगे हम लोग बात करते हैं 18 नंबर प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का उच्चतम तुंगता वाला चिड़ियाघर है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान। यह दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित है और यह भारत का सबसे ऊंचा चिड़ियाघर है। साथ ही विश्व का सबसे उच्चतम तुंगता वाला चिड़ियाघर भी यही है। उसके बाद अगर हम बात करें तो पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान महत्वपूर्ण है, पश्चिम बंगाल में है और भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर भी से विगत वर्षों में चुना गया है, तो यह भी याद रखेंगे। 19 नंबर प्रश्न है, एक कार्बन क्रेडिट को किसके तुल्य माना जाता है? एक कार्बन क्रेडिट को किसके तुल्य माना जाता है? तो एक कार्बन क्रेडिट को 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के तुल्य माना जाता है, याद रखेंगे। कार्टाजेना शहर जो जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ स्थित है? 20 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कोलंबिया में स्थित है। कार्टाजेना शहर जो जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल के लिए जाना जाता है वह कहाँ है? तो वह कोलंबिया में स्थित है, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण हो सकता है, शहरों से भी प्रश्न आ सकते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त होता है? तो जो इसका राइट आंसर वह ऑप्शन नंबर ए, आइस कोर से जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त होता है। 22 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 29 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए होगा सही। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह कौन सा है? तो वह है अरुणाचल प्रदेश। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह कौन सा राज्य है? तो वह है अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद अगर हम बात करें निम्नलिखित में से 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्वतः कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जात नहीं है? जूनिफर, महोगनी, स्प्रूस या सिल्वर फर। तो 25 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महोगनी हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है। महोगनी एक उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन का वृक्ष है। 26 नंबर प्रश्न है, पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर की ऊंचाई तक ही उपलब्ध होती है, जबकि पूर्वी हिमालय में यह 4000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है एक ही प्रगत पर्वत श्रृंखला में। इस विविधता का क्या कारण है? तो जो इसका कारण है वह है पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा और समुद्र तट से पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक निकट होना। पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा और समुद्र तट से पश्चिम हिमालय की अपेक्षा अधिक निकट होना, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद हम बात करेंगे 27 नंबर प्रश्न का, वन अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून में। 28 नंबर प्रश्न है, अधिपादप मुख्यतः पाए जाते हैं। तो अधिपादप पाए जाते हैं, विषुवतीय वनों में अधिपादप पाए जाते हैं। बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर कितना है? बासमती चावल की रोपाई के लिए 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर चावल की रोपाई का उपयुक्त बीज दर है। शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य कौन है? 30 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्नाटक शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। कथन 1, भारत को 20 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है और भारत को 15 कृषि पारिस्थितिक प्रदेशों में बांटा गया है। 31 का जो राइट आंसर है वह है, और एक है पश्चिमी हिमालय शीत शुष्क पारिस्थितिकी प्रदेश का कवरेज क्षेत्र पश्चिमी हिमालय प्रदेश की कवरेज क्षेत्र से ज़्यादा है, तो यह गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 सही है एवं तीसरा गलत है। तो 31 का जो राइट आंसर है वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। 32 नंबर पर देखेंगे, झारखंड राज्य में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? 32 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कुरुआ के नाम से जाना जाता है। जो पूर्वोत्तर में झूम कृषि बोलते हैं, स्थानांतरित कृषि बोलते हैं, उसको झारखंड राज्य में कुरुआ के नाम से बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमि उपयोग वर्ग नहीं है? वन भूमि, चारागाह भूमि, उपांत भूमि या ऊसर बंजर और व्यर्थ भूमि।
33 राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऊसर, बंजर और व्यर्थ भूमि। 34 नंबर प्रश्न है, अंतरोष्ण अभिसरण की गति वर्षा प्रतिरूप को मुख्यतः प्रभावित करती है। अंतरोष्ण अभिसरण की गति वर्षा प्रतिरूप को मुख्यतः प्रभावित करती है। 34 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मानसूनी जलवायु। अंतरोष्ण अभिसरण की गति वर्षा प्रतिरूप को मुख्यतः प्रभावित करती है मानसूनी जलवायु में। 35 नंबर प्रश्न है, सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है। सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है। 35 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, एशिया महाद्वीप में है। महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी हो सकता है। निम्नांकित में से कहाँ आयनवर्तीय वर्षावन पाए जाते हैं। 36 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कांगो घाटी में आयनवर्तीय वर्षावन पाए जाते हैं। 37 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। मानसूनी वन, मानसूनी वन के बारे में 37 नंबर प्रश्न है। मानसूनी वन कहाँ पाए जाते, सागौन तथा साखू, ये हैं मानसूनी वन के उदाहरण। विषुवत रेखीय वन महोगनी एवं रोजवुड, तो ए का थ्री जिसमें होगा वही राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मानसूनी वन सागौन तथा साखू, विषुवत रेखीय वन महोगनी एवं रोजवुड, भूमध्य सागरीय वन आलू बुखारा एवं जैतून, तो ये भूमध्य सागरीय वन हो गया। और शंकुधारी वन में कौन बचेगा, चीड़ तथा फर। शंकुधारी वन में चीड़ तथा फर बचेगा, यह भी याद रख लेंगे। 38 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को 2 से मिलान करना। क्षेत्र है, वनस्पति है। तो सबसे पहले हम लोग सेलवास देखते हैं। सेलवास कहाँ पे है, अधिपादप। सवाना कहाँ है, सवाना का देखें तो घास और वृक्ष से चला जाएगा। टैगा, टैगा क्या है, तो टैगा शंकु वृक्ष है। और टुंड्रा, टुंड्रा माशेस और लाइकेन्स हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा, सेलवास अधिपादप, सवाना घास और वृक्ष, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 38 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। 39 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते सही उत्तर सुनिए। तो इसको देखते हैं। पॉड जॉल मिट्टी दिया हुआ है, जलवायु प्रदेश दिवस। पॉड जॉल मिट्टी, तो पॉड जॉल जो मिट्टी है वह किससे मिलाई जाएगी, तो वह मिलाई जाएगी शीत समशीतोष्ण चरनोजम मिट्टी, चरनोजम मिट्टी समशीतोष्ण शीत स्टेपी, समशीतोष्ण शीत स्टेपी। और स्पाट जोल्स का जो मिलान होगा वो होगा आर्द्र शीत समशीतोष्ण, आर्द्र शीत समशीतोष्ण। और लैटेराइट है ऊष्मा एवं आर्द्र, लैटेराइट है उष्ण एवं आर्द्र। लैटेराइट का मिलान किससे है, उष्ण एवं आर्द्र से। तो राइट आंसर होगा ए का 2 हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा और बी का 1 हो जाएगा। ए का 2 बी का 1, ए का 2 और बी का 1, तो जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 39 नंबर प्रश्न का। ए का 2 बी का 1, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न बात करेंगे, निम्नलिखित में से मृदा अपर्दन प्रक्रियाओं के सही क्रम को पहचानिए। तो जो इसका राइट आंसर वह ऑप्शन नंबर ए, अस्फाल अपर्दन, परत अपर्दन, रील अपर्दन और नालिका अपर्दन। 41 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण के जैविक घटक हैं पौधे, मैदान, पहाड़ या फिर नदियाँ। 41 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पौधे पर्यावरण के जैविक घटक हैं। 42 नंबर प्रश्न, एक स्थान के वायु, नमी और तापक्रम जैसे अजैव कारक किसका निर्धारण करते हैं। एक स्थान के वायु, नमी और तापक्रम जैसे अजैव कारक किसका निर्धारण करते हैं। तो जो 42 है उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मौसम का निर्धारण करते हैं। कौन, एक स्थान के वायु, नमी और तापक्रम जैसे अजैव कारक मौसम का निर्धारण करते हैं। EIA का पूरा नाम क्या है। EIA का पूरा नाम एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 43, ऑप्शन नंबर सी। पारिस्थितिक तंत्र के घटक कौन हैं, पारिस्थितिक तंत्र के घटक कौन से हैं।
तो जो इसका राइट आंसर होगा, पारिस्थितिक तंत्र के घटक के बारे में अगर हम बात करें कौन होगा, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा जैविक तथा अजैविक पदार्थ होते हैं। बात करेंगे हम लोग 45 नंबर प्रश्न के बारे में। हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? तो 45 राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन। सब जानते हैं 71%। अत्यधिक चारण का परिणाम क्या है? अत्यधिक चारण का परिणाम क्या है? तो यह होता है 46 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मृदा का अपरदन हो जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अधिनियमित किया गया था वर्ष 1986 में। 47 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में। सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती? तो वह पाई जाती शांत घाटी में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था है IUCN। 50 नंबर प्रश्न है, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? 50 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, मेघालय में स्थित है नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। मेघालय में स्थित है, याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। आप कई बार एग्जाम पूछा गया। 51 नंबर प्रश्न है, वह व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका वन भूमि और उसमें होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है। यह एक्ट लिया गया। 51 का जो राइट आंसर है वह है वन एक्ट के अधिकार 2007 से। बात करेंगे 52 नंबर प्रश्न, अपनी गर्दन को पीछे तथा घुमा सकने वाला, पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी कौन सा है? 52 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, उल्लू को अगर आप लोग देखें कभी पेड़ बैठा हो, शाम के टाइम अक्सर दिख जाता बैठे हुए, तो क्या करता हो, गर्दन को चारों तरफ घुमा के ऐसे मोड़ मोड़ को देखता रहता। अंतरसस्सीय क्रियाओं का अर्थ डॉट डॉट के लिए है। 53 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, खरपतवार नष्ट करना। अंतरसस्सीय क्रियाओं का अर्थ है खरपतवार नष्ट करना। 54, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल किस फसल प्रणाली का है? तो 54 का जो राइट आंसर है वह है धान और गेहूं का। निम्नलिखित में कौन सा समूह खरीफ फसलों का है? धान, ज्वार, बाजरा और चना। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मक्का, तिल, कपास और बाजरा। मक्का, तिल, कपास और बाजरा ये सब खरीफ फसलों के युग्म हैं। मक्का भी खरीफ में, तिल भी खरीफ में, कपास भी खरीफ में और बाजरा भी खरीफ में ही। 56 नंबर प्रश्न है, फसल चक्र की सलाह दी जाती है। 56 राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मृदा जनित रोगों के लिए। 57 नंबर प्रश्न है, समोच्च खेती डॉट डॉट की जाती है। 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, समतल स्थलाकृतिक भूमि। समोच्च खेती कहाँ की जाती है? समतल स्थलाकृतिक भूमि पर की जाती है। 57 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 58 प्रश्न है, अत्यधिक नुकसानदायक मृदा अपरदन है। तो जो अत्यधिक नुकसानदायक मृदा अपरदन होती है वह है परत अपरदन। सूची 1 का सूची 2 से सुमेल करना है। फसल है धान, ये फसल है और वह क्या है? प्रजाति है। तो जो धान की प्रजाति इसमें होने जा रही है वह है रत्ना। उसके बाद सरसों की जो प्रजाति होने जा रही है वह है, सरसों की जो प्रजाति होने जा रही है वह है वरुण। वरुण क्या है? सरसों की ही प्रजाति। अलसी के बारे में अगर हम बात करें तो अलसी की जो प्रजाति वह है नीलम और मटर की जो प्रजाति है वह है रचना। रचना हो गया, अर्चना हो गया, सब मटर की प्रजाति हैं। तो ध्यान, रत्ना, सरसों, वरुण, अलसी, नीलम, मटर, रचना। 60 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का शस्त्रास्त्र है? 60 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? तो कीटनाशकों और उर्वरकों का प्रयोग। इसी से ही कृषि में उत्पादकता बढ़ाया जा सकता है। अभी तक भारत में कृषि को समझा जाता है, भारत में कृषि को समझा जाता है, क्या समझा जाता है? जीविकोपार्जन का साधन समझा जाता है, सब जानते हैं। 62 नंबर प्रश्न है, किसी निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए किस निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लागू किया है? 62 का बी हो जाएगा, HDFC बैंक ने। 63 नंबर प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 2 के अनुसार बंदी पशु का अर्थ अनुसूची 1, 2,
3 या 4 में निर्दिष्ट कोई भी पशु है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम धारा 2 के अनुसार बंदी पशु का अर्थ है अनुसूची 1, 2, 3, 4 में निर्दिष्ट कोई भी पशु हो जो क्या होगा, पकड़ा गया हो, कैद में रखा गया हो, कैद में पर जनित हो। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर है ए, बी और सी। पकड़ा गया भी हो, कैद में भी रखा गया हो या कैद में प्रजनित हो गया हो। उसके बाद हम बात करेंगे 63 नंबर प्रश्न है। 64 नंबर प्रश्न उसके आगे है। शुष्क भूमि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन फसल हेर फेर हेतु उपयुक्त है। 64 का जो राइट आंसर है, 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर बी, तिल और चना। निम्नलिखित में से शुष्क भूमि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा फसल हेर फेर हेतु उपयुक्त है। तिल और चना। 65 नंबर प्रश्न है। अंतर फसली फसल का क्या तात्पर्य है। तो 2 या 2 से अधिक फसलों का एकांतर पंक्तियों में बोना अंतर फसली फसल, यही तात्पर्य है इसका। 66 नंबर प्रश्न है। अपर्दन को सीधे प्रभावित करने वाला घटक कौन सा है। 66 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, अवक्षेपण और वायु वेग। अपर्दन को सीधे प्रभावित करने वाले घटक कौन है, अवक्षेपण और वायु वेग। 67 नंबर प्रश्न है। वर्षा बिंदु से होने वाले भूचरण का प्रमुख परिणाम है। वर्षा बिंदु से होने वाले भूचरण का प्रमुख परिणाम है। 67 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। मिट्टी के कणों का अलग होने से मिट्टी की संरचना का नाश। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान लगातार घट रहा है। हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है। हरित क्रांति जो हुई है, हरित क्रांति तो की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है। तो बीजों की उच्च पैदावार किस्म बिल्कुल सही है। पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं बिल्कुल सही है। रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक बिल्कुल सही है। 70 नंबर प्रश्न है। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सी व्याख्या असत्य है। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सी व्याख्या असत्य है। 70 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, जलवायु परिवर्तन असत्य है। बाकी नगद फसलों पर बल सही है। आय असमानता में वृद्धि है। आर्थिक सहायता में कटौती, ये तीनों है। लेकिन जो असत्य है वह है जलवायु परिवर्तन। 71 नंबर प्रश्न है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ कब हुआ। तो जो 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1998 और 99। 1998-99 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना आई। उसके बाद बात करेंगे 1980 के दशक की शुरुआत में बिहार में जंगल बचाओ आंदोलन शुरू हुआ और बाद में झारखंड और उड़ीसा जैसे राज्यों में फैल गया। जब बिहार सरकार ने प्राकृतिक साल वन के स्थान पर उपजाने का फैसला लिया डाट को, तब सिंहभूम जिले के आदिवासियों ने सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए आंदोलन शुरू कर दिया। 72 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, सागवान बागान। एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है। तो जो 73 है उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है सतत विकास से एजेंडा 21 संबंधित है। 74 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित जंगलों में कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में है। तो कौन सा है 74 ऑप्शन नंबर सी, अमेजन वर्षावन। भारत के कितने जैव आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के जैव आरक्षित क्षेत्र के विश्व नेटवर्क का हिस्सा है। भारत के कितने जैव आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को के जैव आरक्षित क्षेत्र के लिए विश्व नेटवर्क का हिस्सा है। 75 राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 18। पारितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1935 में किसने किया था। A.G. टांसले ने। 76 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा A.G. टांसले। 77 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सा पारिस्थितिक तंत्र के लिए सत्य है। दोनों ऊर्जा का प्रवाह एवं खनिजों का चक्रण, केवल ऊर्जा का प्रवाह, केवल खनिजों का चक्रण, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 77 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दोनों ऊर्जा का प्रवाह एवं खनिजों का चक्रण। 78 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र फैला हुआ। तो वह है समुद्र। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में निम्नलिखित में किस राज्य में सर्वाधिक वनावरण है। तो वह है मध्य प्रदेश में। 79 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है। मिलान करना है। हरित पादप का मिलान 4 से होगा, उत्पादक होते हैं। पशु परजीवी का मिलान द्वितीयक उपभोक्ता से होगा, बी का 3 होगा। पादप परजीवी
सी का 2 होगा और कवक फंगी इसका क्या होगा, अपघटक होगा। तो हरित पादप उत्पादक 4 नंबर जिसमें वही राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पशु परजीवी द्वितीयक उपभोक्ता, पादप परजीवी प्राथमिक उपभोक्ता। एक क्षेत्र के प्रणोहन में समयांतराल क्रमबद्ध परिवर्तन को कहा जाता है। 81 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अनुक्रमण कहा जाता है। एक क्षेत्र के प्रणोहन में समयांतराल क्रमबद्ध परिवर्तन को क्या कहा जाता है, अनुक्रमण कहा जाता है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, तो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित हुआ। महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। निम्नलिखित में कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतया शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतया शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है। 83 राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, फूलों की घाटी नेशनल पार्क। निम्नलिखित में कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतया शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है, तो वह फूलों की घाटी नेशनल पार्क उत्तराखंड। धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित में राष्ट्रीय उद्यानों में से किसमें स्थित है। 84 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है वह सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। भारत का ओसनिक नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। 85 का जो राइट आंसर है 85 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, कच्छ। भारत का जो ओसनिक नेशनल पार्क है वह गुजरात के कच्छ में स्थित है। 86 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय पार्क और वन्य जीव अभयारण्य है, इनका मिलान करना देशों से। तो इसमें हम लोग देखें तो 4 ऐसे राष्ट्रीय पार्क हैं जो भिन्न भिन्न देशों से संबंधित हैं और उनके नाम है। मिलान करना, बखान कॉरिडोर नेचर रिफ्यूज यह किसका है, तो यह है अफगानिस्तान का। ए का 4। सो फोक सुंडू राष्ट्रीय पार्क, से फोक सुंडू राष्ट्रीय पार्क यह नेपाल में स्थित है। बी में 1 हो जाएगा। नागरी राष्ट्रीय पार्क सी का 3 हो जाएगा, या तिब्बत में स्थित है। नागरी राष्ट्रीय पार्क चीन में स्थित है, तिब्बत चीन में। और बमडेलिंग वन्य जीव अभयारण्य भूटान में स्थित है। बमडेलिंग वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, भूटान में स्थित है। याद रखेंगे इसको। तो ए का क्या हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा। तो ए का 4 एक में ही है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर टाइगर रिजर्व का सही क्रम निम्नलिखित में कौन सा है। उत्तर से मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आना है। तो सबसे उत्तर में कौन है, इसमें सबसे उत्तर में कार्बेट है। जिसमें कार्बेट है वही दोनों प्रश्न सही होंगे। सबसे पहले कार्बेट है, फिर उसके बाद देखें तो सरिस्का राजस्थान में आ जाता है, फिर सिमलीपाल उड़ीसा उससे नीचे, और अंत में सबसे दक्षिण में पेरियार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 88 नंबर प्रश्न है, वन्य जीव अभयारण्य है और उनकी अवस्थिति है। महावीर स्वामी अभयारण्य जनपद ललितपुर में स्थित है, तो यह तो सुमेलित है। लाख बहोसी अभयारण्य यह भी सुमेलित है, कन्नौज में स्थित है। किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य, तो जो किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य यह खीरी जिले में स्थित है, ना कि बलरामपुर। तो यही क्या है, अनसुमेलित है। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य ये मिर्जापुर एवं सोनभद्र जनपद में फैला हुआ है। 89 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। 89 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा का हिस्सा नहीं है। 90 भारत का सबसे बड़ा बाघ आवास है। 90 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व यह भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में राष्ट्रीय उद्यान में से किसका पूर्व नाम है, तो यह है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का पूर्ण नाम भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान। 92 नंबर प्रश्न है, कोपेनहेगन समझौते के अनुसार वर्ष 2005 की तुलना में वर्ष 2020 तक भारत ने कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम करने का आश्वासन दिया है। 92 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, 20 से 25%। ऐसा कौन सा पर्यावरण पुरस्कार है जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित और यह उन व्यक्तियों और संगठनों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण और सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट योगदान दिया है। ऐसा कौन सा पर्यावरण पुरस्कार है, तो वह देखते हैं कौन सा पर्यावरण पुरस्कार है। तो पहले नंबर 93 नंबर प्रश्न है, यह है इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पर्यावरण के नायक वन विज्ञान पुरस्कार, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार
तो 93 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। 94 नंबर प्रश्न है, इनमें से किस पर्यावरणविद को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? 94 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सुंदरलाल बहुगुणा। 95 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन चिपको आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है? तो सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के साथ जुड़े रहे। उसके अलावा चंडी प्रसाद भट्ट भी जुड़े रहे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वन दरोगा का कर्तव्य नहीं है। तो भैया वन दरोगा का जो कर्तव्य है वो जंगलों में चोरी छुपे हुए वृक्षों काटने से रोकना, यह तो है। जंगली जानवरों को शिकार करने वालों से बचाना, यह भी है। जंगली जानवरों को शिकार करने वालों को पकड़ना तथा उन्हें दंडित करना, यह नहीं है। तो जंगली जानवरों का शिकार करने वालों को पकड़ना तथा उन्हें दंडित करने का कर्तव्य वन दरोगा का नहीं है। नए वृक्षों का रोपण करवाना, यह भी है। तो इसका जो राइट आंसर है 96 का हुआ है ऑप्शन नंबर सी। 97 है, लवणीय मृदा पर कौन सी फसलों को बोना चाहिए? 97 का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कपास। 98 नंबर प्रश्न है, जैव भू रासायनिक चक्रों पर विपरीत प्रभाव डालते हैं, कौन डालते हैं? वनों उन्मूलन, उर्वरकों का प्रयोग, अत्यधिक प्रयोग, मृदा अपरदन तथा विषैले रसायनों का प्रयोग जैव भू रासायनिक चक्रों पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। ओजोन परत के पतला होने का क्या कारण है? भैया क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स व नाइट्रस ऑक्साइड, ये दोनों कारण हैं ओजोन परत के पतला होने का। उसके बाद हम बात करेंगे आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न, पारिस्थितिकी की वह कौन सी शाखा है जो पारिस्थितिक तंत्र व इकेट्स इत्यादि के अध्ययन से संबंधित है? वह है आवासानुवंशिकी, जिसके बोलते हैं हम लोग जीनकोलॉजी बोलते हैं, आवासानुवंशिकी। तो इस तरह से 100 प्रश्न, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 था यूथ का, समाप्त होता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें है। अगर किसी प्रश्न में आंसर में डाउट लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पे समाप्त हो रहा है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। कुछ भी कहना है, अगर कोई प्रश्न गलत लगे या किसी के उत्तर में कोई कन्फ्यूजन महसूस हो तो कमेंट करके बताएं, उस पर सुधार किया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।